हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अरस्तु के बारे में बताया था, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। तो मैंने आप लोगों की सिलेबस से फर्स्ट यूनिट समाप्त कर दिया है। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट में, जिसके अंतर्गत सिसिरो और संत ऑगस्टाइन दिया हुआ है और संत थॉमस एक्विनास दिया हुआ है। तो हम आते हैं सेकेंड यूनिट सिसिरो पर। आज मैं आप लोगों को सिसिरो के बारे में बताऊंगा कि सिसिरो कौन था। आइए चलते हैं सिसिरो की तरफ। सिसिरो को जानते हैं। हु वाज द सिसिरो। सिसिरो का जन्म जो है वह 106 बीसी में रोम में हुआ था। रोम के अर्पिनो शहर में हुआ था। यह रोम जो है इटली में पड़ता है। रोम इटली में है और इटली की राजधानी है। कैथोलिक चर्च की राजधानी रोम रहा है। तो 106 बीसी में इसका जन्म होता है। और जैसा कि सिसिरो का जो नाम है, जैसा कि सिसिरो का पूरा नाम मार्कस टूलियस सिसिरो है। इसका पूरा नाम है मार्कस टूलियस, या इसको तूलियस कहते हैं, टूलियस या तूलियस सिसिरो। मार्कस टूलियस सिसिरो इसका नाम है। यह जो मार्कस टूलियस सिसिरो है, यह 64 बीसी में, 106 बीसी में इसका जन्म होता है और यह 64 बीसी में काउंसिल के सदस्य पद पर नियुक्त किया जाता है। यानी कि यह 64 बीसी में काउंसिल का सदस्य हो जाता है। काउंसिल का सदस्य हो जाता है। चूंकि सिसिरो एक विद्वान था, यह रोमन राजनीतिज्ञ था, यह रोमन विद्वता था, इसलिए इसका प्रभाव उस समय होता है। सिसिरो का जन्म उस समय सिसिरो का जन्म उस समय हुआ था जब रोम में गणतंत्री सरकारों का पतन हो रहा था। रोम में राजतंत्री सरकारों की स्थापना हो रही थी और गणतंत्र पतन की ओर हो रहा था। ऐसे परिवेश में सिसिरो का जन्म होता है। 64 बीसी में सिसिरो को रोम के काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया जाता है। वहीं 58 बीसी में इसको रोम से निकालना पड़ता है। 58 बीसी में यह रोम से निर्वासित हो जाता है। रोम से निर्वासित क्यों होता है? क्योंकि सिसिरो जैसा कि यह सैनिक भी था, यह सैन्य पद पर भी काम किया था, तो इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने सैनिकों की हत्या करवा दी है। और इसी आरोप में सिसिरो को रोम से बाहर निकाल दिया जाता है। जब सिसिरो को रोम से निर्वासित कर दिया जाता है तो उसके पश्चात, कुछ समय के पश्चात, यानी कि 58 है और 57 बीसी में सिसिरो को फिर वापस आ जाता है। यह वापस आ जाता है। कहाँ आ जाता है? रोम आ जाता है और रोम में रहने लगता है और अपने विचारों का प्रतिपादन करता रहता है। लेकिन 44 बीसी में वहीं, चूँकि रोम में गणतंत्री सरकारों के स्थान पर राजतंत्री सरकारों की स्थापना हो रही थी और रोम में उस समय जूलियस सीजर का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। जूलियस सीजर, जैसा कि हम पढ़ते हैं, जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी। तो जूलियस सीजर का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, जूलियस सीजर राजा बन चुका था। लेकिन 44 बीसी में जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि जो सिसिरो होता है यह जूलियस सीजर का विरोध करता है, एंटोनी का विरोध करता है और मार्क एंटोनी का भी विरोध करता है। जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी का विरोध करता रहता है। तो जूलियस सीजर की 44 बीसी में, 44 ईसा पूर्व जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है और फिर 43 बीसी में इसके ऊपर, सिसिरो के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने जूलियस सीजर की हत्या की है या जूलियस सीजर की हत्या में शामिल रहा है। और 43 बीसी में सिसिरो की भी हत्या कर दी जाती है। सिसिरो की हत्या हो जाती है इसी आरोप में कि उसने जूलियस सीजर की हत्या की है।
तो इस तरह से जो सिसरो का जीवन काल होता है वह 106 बीसी से 43 बीसी तक होता है, 43 बीसी तक होता है। तो 43 बीसी में सिसरो की हत्या हो जाती है और सिसरो की लीला का अंत हो जाता है। लेकिन सिसरो ने अपने समय में जितना समय भी वह जीवित रहा, अपने सारे समय में उसने अपना अधिकांश समय चिंतन में लगाया, मनन में लगाया, प्लेटो की रचनाओं को पढ़ने में लगाया, अरस्तु की रचनाओं को पढ़ने में लगाया। उसने स्टोइक दर्शन का अध्ययन किया था, पोलिबियस के चिंतन का अध्ययन किया था। तो जो सिसरो पर प्रभाव परिलक्षित होता है, प्रभाव सिसरो के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह प्लेटो का पड़ता है। प्लेटो ने जो रिपब्लिक में या दिलाज में जिन विचारों का प्रतिपादन किया है उन विचारों का प्रभाव सिसरो के ऊपर पड़ा था। लेकिन सिसरो आदर्शवादी विचारक नहीं था, वह प्लेटो की तरह से आदर्शवादी नहीं बन पाया था। तो प्लेटो का प्रभाव पड़ता है, अरस्तु का प्रभाव पड़ता है। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किया है, सिसरो उसी आधार पे अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण के आधार पर ही अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वहीं अरस्तु का प्रभाव पड़ता है, उसके पश्चात स्टोइक दर्शन का प्रभाव पड़ता है, स्टोइक दर्शन का प्रभाव पड़ता है। और सिसरो ने स्टोइक दर्शन से ही प्राकृतिक कानून की धारणा लिया है, प्राकृतिक कानून की धारणा लिया है, विश्व बंधुत्व की धारणा को ग्रहण किया है, समानता के सिद्धांत को ग्रहण किया है और न्याय के सिद्धांत को ग्रहण किया है। यह सारे सिद्धांत सिसरो के स्टोइक दर्शन से ही प्रेरित हैं या स्टोइक दर्शन से ही ओतप्रोत हैं। वहीं पोलिबियस से इसने जो पोलिबियस से इसने मिश्रित संविधान को ग्रहण किया है, मिश्रित संविधान को ग्रहण किया है। जैसा कि अरस्तु भी मिश्रित संविधान का अनुसरण करता है, मिश्रित संविधान को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है या पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है, तो अरस्तु के ही सरकार संबंधी वर्गीकरण को पोलिबियस ने अपने चिंतन का आधार बनाया। पोलिबियस ने जो अपने चिंतन का आधार बनाया उसी के आधार पर सिसरो ने भी मिश्रित संविधान को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया है। आइए सिसरो के कुछ राजनीतिक विचारों को जानते हैं कि सिसरो ने विभिन्न विषयों पर क्या क्या विचार दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कानून संबंधी धारणा को। सिसरो के कानून संबंधी धारणा। पहला, कानून पर विचार, कानून पर विचार। जैसा कि सिसरो ने कानून को स्टोइक दर्शन से ग्रहण किया है, तो स्टोइक दर्शन प्राकृतिक कानून को सर्वश्रेष्ठ मानता था। तो जब स्टोइक दर्शन प्राकृतिक कानून को सर्वश्रेष्ठ मानता था तो सिसरो ने प्राकृतिक कानून की धारणा को स्टोइकवादियों से ग्रहण किया और इसको विकसित किया और राजनीति के साथ संबद्ध किया, इसको विकसित किया और राजनीति के साथ संबद्ध किया। सिसरो कहता है कि कानून भगवान का समवयस्क है, कानून भगवान का समवयस्क है, समवयस्क है। यानी कानून को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। वह प्राकृतिक कानून को मानता है, इसलिए वह कहता है कि प्राकृतिक कानून जो है वह ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। सिसरो का यह विश्वास था कि संपूर्ण विश्व में ईश्वर का कानून चल रहा है, संपूर्ण विश्व में ईश्वर का कानून चल रहा है और उस कानून को मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? शुद्ध बुद्धि के द्वारा समझ सकता है, अपनी बुद्धि के द्वारा समझ सकता है या विवेक के द्वारा समझ सकता है, बुद्धि या विवेक के द्वारा समझ सकता है इस प्राकृतिक कानून का। पूरे सृष्टि पर किसका राज चल रहा है? प्राकृतिक कानून का। और प्राकृतिक कानूनों को कैसे समझा जा सकता है? अपनी बुद्धि के द्वारा समझा जाता है, अपने विवेक के द्वारा समझा जा सकता है। वह कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है वह नित्य शाश्वत है तथा सार्वभौमिक है, वह सदैव सद्बुद्धि तथा न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है, वह सदैव सद्बुद्धि और न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। समस्त मानवीय कानून उसके ऊपर ही आधारित होने चाहिए, यानी कि जितने भी मानवीय कानून हैं सब उस प्राकृतिक कानून के ऊपर ही आधारित होनी चाहिए।
यदि कोई मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध हो तो मनुष्य को ऐसे कानूनों का पालन करने से बचना चाहिए या ऐसे कानूनों का पालन नहीं करना चाहिए। यानी कि सिसरो जो होता है वह प्राकृतिक कानून को सर्वश्रेष्ठ मानता है, प्राकृतिक कानून को वह सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके लिए प्राकृतिक कानून ही सर्वश्रेष्ठ है और वह अपने चिंतन में, अपने दर्शन में प्राकृतिक कानूनों का ही विश्लेषण किया है। क्योंकि जिस तरह से प्लेटो ने अपनी रचना की है, जिस तरह से प्लेटो ने अपनी रचना लिखी है, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है, द स्टेट्समैन लिखी है, द लाज लिखी है, इसी तरह से सिसरो की भी रचनाएं हैं। डी रिपब्लिका है, डी लेजी बस है, डी ऑफिशियो है, ऑफिसिस है। ये तीन रचना सिसरो की है। डी रिपब्लिका, डी लेजी बस, डी ऑफिशस, यह सिसरो की है। सिसरो ने अपने सभी राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन अपनी इस पुस्तक में किया है। ये जो पुस्तक है इसी पुस्तक में उसने किया है। तो वह सिसरो प्राकृतिक कानून को सबसे श्रेष्ठ मानता है। वह कहता है कि हमें प्राकृतिक कानूनों का ही पालन करना चाहिए और प्राकृतिक कानूनों को कैसे समझा जाता है, अपनी बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है। सिसरो कहता है कि वास्तव में एक सच्चा कानून वह होता है जिसे सद्विवेक कहते हैं। सच्चा कानून कौन होता है? सच्चा कानून वह होता है जिसे हम सद्विवेक कहते हैं, और यही सद्विवेक जो है यही सच्चा कानून है। यही सद्विवेक सच्चा कानून है। यह प्रकृति के अनुकूल होता है और यह समस्त मनुष्यों पर लागू होता है। यह जो सद्विवेक है, यह जो सच्चा कानून है, यह समस्त मनुष्यों पर लागू होता है। यह परिवर्तनशील होता है, शाश्वत होता है, यह परिवर्तित नहीं होता है, यह शाश्वत होता है, यह हर जगह लागू होता है, यह सार्वभौम होता है, तो यह हर जगह लागू होता है, यह कभी परिवर्तित नहीं होता है। वह कहता है कि जो प्राकृतिक कानून होता है वह मनुष्यों को आदेश देता है, मनुष्य के विवेक को आदेश देता है और इन्हें इसी विवेक के अनुसार मनुष्य कानूनों का पालन करते हैं, पालन करने के कर्तव्य का ज्ञान कराता है और अपने निषेधों से यह उनको कुमार्ग पर बचने से रोकता है, कुमार्ग पर जाने पर रोकता है। यानी कि यह कहता है सिसरो कि जो प्राकृतिक कानून है यह विवेक के आदेश हैं और विवेक के अनुसार व्यक्ति कानूनों का पालन करते हैं और यही प्राकृतिक कानून, यही जो विवेक के आदेश हैं, यह लोगों को कुमार्ग पर जाने से रोकता है। सिसरो कहता है कि कानून उच्चतम बुद्धि है। कानून जो है वह उच्चतम बुद्धि है। कानून उच्चतम बुद्धि है। यह प्रकृति में प्रतिष्ठित है और हमें करने योग्य कार्यों का आदेश देती है तथा न करने योग्य कार्यों को रोकती है। यानी कि यह क्या है? यह प्रकृति में प्रतिष्ठित है। कानून उच्चतम बुद्धि है। जो कानून होता है यह उच्चतम बुद्धि होता है और यह हमें करने योग्य कार्यों की प्रेरणा देती है और न करने योग्य कार्यों के लिए यह हमें रोकती है। सिसरो कानून को लक्ष्य मानता है। कानून को क्या मानता है? लक्ष्य मानता है। लक्ष्य लक्ष्य मानता है। और उस समय प्रचलित कानूनों के अनुसार लक्ष्य का अर्थ होता है प्रत्येक के लिए वह प्रदान करना जिसका उसको हक है। यानी कि जिसको उसका हक है उसको प्रदान करना जो उसके लिए योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति को वह प्रदान करना चाहिए जो उसके योग्य है या जो उसका हक है। इसी को लक्ष्य कहा जाता है। तो सिसरो के नज़र में, सिसरो की दृष्टि में लक्ष्य का अर्थ रोमन लीजेंडो होता है। लीजेंडो जिसका अर्थ होता है टूगेदर, साथ साथ चलना। लीजेंडो या टुगेदर, साथ साथ चलना। तो इस तरह से जो टुगेदर होता है, टुगेदर का क्या अर्थ होता है? साथ साथ चलना। यानी कि लोगों का सामूहिक विवेक ही क्या है? कानून है। लक्ष्य क्या है? लोगों का सामूहिक विवेक है और इसी सामूहिक विवेक से कानून का निर्माण होता है। सामूहिक विवेक से कानून का निर्माण होता है। सामूहिक विवेक से कानून का निर्माण होता है और लक्ष्य जो है यही बाद में चलकर लॉ में बदल जाता है। या ला में बदल जाता है
और ला शब्द का स्रोत जो है वह लेक्ष ही है। सिसरो के अनुसार ला शब्द का स्रोत क्या है? यह लेक्ष ही है। तो इस तरह से सिसरो का जो कानून होता है, इस तरह से सिसरो ने प्राकृतिक कानूनों पर बल दिया है। वह कहता है कि मनुष्य का जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होता है। वह सिसरो कहता है कि प्राकृतिक कानून शाश्वत होता है, अपरिवर्तनशील होता है, और यह अपरिवर्तनशील प्राकृतिक कानून में विश्वास करता है। सिसरो अपरिवर्तनशील कानून में विश्वास करता है, यानी प्राकृतिक कानून में विश्वास करता है। सिसरो कहता है कि कानून जो है, प्राकृतिक कानून जो है वह ईश्वरीय वस्तु है। प्राकृतिक कानून जो है वह ईश्वरीय वस्तु है, इसको ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और यह प्रकृति में विद्यमान है। जिस तरह से प्रकृति के जो कानून होते हैं वह किसी भी वस्तुओं में, किसी भी जड़ या चेतन में भेदभाव नहीं करता है, तो यह प्राकृतिक कानून सबके लिए समान होता है। यह सार्वभौम होता है, सार्वदेशी होता है एवं सार्वकालिक होता है। सार्वकालिक का मतलब यह हमेशा सदा सदा के लिए बना रहता है, सदा सदा के लिए यह समान रहता है। यह मानव को उसके कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में भेद स्थापित करती है। यह मनुष्य को बताती है कि कौन से कार्य उसको करने हैं, कौन से कार्य उसको नहीं करने हैं। यह प्राकृतिक कानून जो होता है यह सबसे श्रेष्ठ होता है और अनिर्मित होता है। प्राकृतिक कानून राज के निर्मित कानून से श्रेष्ठ होता है। सिसरो कानूनों को दो भागों में बांटता है, एक प्राकृतिक कानून, दूसरा राज निर्मित कानून। प्राकृतिक कानून और दूसरा राज्य निर्मित कानून। राज्य निर्मित कानून, ये दो प्रकार के कानून बताए सिसरो। प्राकृतिक कानून को वह सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह कहता है कि प्राकृतिक कानून ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं। राज्य निर्मित जो कानून होता है वह कहता है कि यह राज्य के द्वारा बनाए गए होते हैं, लेकिन हमें वह कहता है कि राज्य निर्मित कानूनों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन यदि वह प्राकृतिक कानूनों में तादात्म्य स्थापित नहीं करता है या वह प्राकृतिक कानूनों के विपरीत है तो राज्य के द्वारा निर्मित कानून का पालन हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह से सिसरो राज्य निर्मित कानूनों के ऊपर प्राकृतिक कानूनों की सर्वश्रेष्ठता या सर्वोच्चता स्थापित करता है। आइए अब देखते हैं हम न्याय, सिसरो का न्याय सिद्धांत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं सिसरो का न्याय सिद्धांत। सिसरो का न्याय सिद्धांत क्या है? सिसरो कहता है कि न्याय वह है जो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक की प्रकृति के अंदर विद्यमान है, यानी कि जो लोगों की प्रकृति है उस प्रकृति के अंदर जो विद्यमान है हमें उस प्रकृति के अनुसार आचरण करना चाहिए। सिसरो प्लेटो के न्याय में विश्वास नहीं करता है। जैसा कि प्लेटो ने न्याय को त्रिवर्गीय रूप प्रदान कर दिया है, यानी कि समाज में जितने भी तीन वर्ग हैं उन तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य करना और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अहस्तक्षेप नीति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है अपने न्याय के सिद्धांत में। लेकिन यहाँ सिसरो कहता है, यहाँ सिसरो समानता में न्याय को स्थापित करता है। समानता, वह कहता है कि सभी लोग समान हैं, क्योंकि उसके दर्शन स्टोइकवादियों से प्रभावित है। दर्शन उसके स्टोइकवादियों से प्रभावित है। स्टोइकवादी जो होते हैं समानता में विश्वास करते हैं, इसलिए सिसरो कहता है कि सभी लोगों को समान समझना चाहिए। सिसरो कहता है कि न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित है जो सद्विवेक का आदेश है। जो सद्विवेक का आदेश है, उसी सद्विवेक के आदेश का पालन करना ही न्याय है। सिसरो कहता है कि न्याय सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना है, सबको उसका अधिकार देना है, सबको समानता देना है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर देना, अवसर उपलब्ध कराना, अधिकार उपलब्ध कराना और स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता प्रदान करना, यही सब क्या है? न्याय। इसी को सिसरो न्याय मानता है। अब आते हैं हम दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है समानता संबंधी सिद्धांत। सिसरो ने समानता पर क्या विचार प्रकट किया है? सिसरो की समानता संबंधी विचार स्टोइक दर्शन से प्रभावित है। जैसा कि सिसरो के समानता संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार
प्राकृतिक कानून संबंधी धारणा, विश्व बंधुत्व संबंधी धारणा, यह सब स्टोइक दर्शन से प्रभावित हैं। और जो सिसरो की समानता है, यह स्टोइक विचारधारा की सबसे महत्वपूर्ण देन है। स्टोइक विचारधारा की सबसे महत्वपूर्ण देन है। स्टोइक विचारधारा की सबसे महत्वपूर्ण है समानता, यानी कि प्राकृतिक समानता। स्टोइकवादी कहते हैं कि सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं, क्योंकि सब में बुद्धि पाई जाती है, इसलिए सभी लोग समान हैं। सब एक ही प्रकृति की संतान है। सभी व्यक्ति एक ही प्रकृति की संतान है और सबको प्रकृति ने ही बनाया है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती है तो मनुष्यों के बीच भेदभाव क्यों किया जाए। तो इस तरह से स्टोइकवादी मनुष्य और मनुष्य के बीच समानता स्थापित करते हैं। वह चूंकि कहते हैं कि मनुष्य, सारे मनुष्यों में बुद्धि होती है। बुद्धि सभी मनुष्यों में होती है, जानवर में बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि किस में होती है? मनुष्यों में होती है। मनुष्य अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि से वह अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है, सूर्य का पता लगा लिया है। तो मनुष्य, सभी व्यक्तियों में बुद्धि समान होती है और वह इसीलिए सभी व्यक्ति समान है। जो समानता होती है वह जो असमानता, सिसरो कहता है कि जो असमानता होती है वह मनुष्य जनित होती है, प्रकृति जनित नहीं होती है। प्रकृति किसी भी प्रकार से व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं करती है, बल्कि भेदभाव कौन स्थापित करता है? यह मनुष्य स्थापित करते हैं। सिसरो कहता है कि समाज की अन्य कोई जाति उससे अधिक विकृत न होगी, जिससे कि संपन्नतम व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सिसरो कहता है कि समाज की अन्य कोई भी जाति उससे अधिक विकृत न होगी, जिससे कि संपन्नतम वर्ग, संपन्नतम व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वह कहता है कि सभी लोगों के अंदर जब समुचित मार्गदर्शन मिलता है तो सद्गुणों का विकास होता है। सद्गुणों का विकास होता है और सद्गुण से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं, या सद्गुण से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की क्षमता रखते हैं। तो सभी लोगों के अंदर सद्गुण का विकास होना चाहिए, सद्गुण का विकास होना चाहिए। और जब सद्गुण का विकास हो जाता है तो सभी लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, इसलिए सभी व्यक्ति जो हैं वह समान होते हैं। वही कार्लाइल कहते हैं, कार्लाइल महोदय कहते हैं कि यह प्राचीन तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की विभाजन रेखा है। हम एक ऐसे सिद्धांत के प्रारंभ में हैं जिसकी आज के युग में अभिव्यक्ति फ्रेंच राज्य क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में हुई है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यह फ्रेंच क्रांति में हमें प्रकट होती है, लेकिन स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का विचार सिसरो के द्वारा दे दिया गया है। यानी कि सिसरो ने जो विचार दिया उसके विचारों का प्रभाव 19वीं शताब्दी तक रहता है। 19वीं शताब्दी तक रहता है सिसरो के विचारों का प्रभाव। आइए हम देखते हैं अब राज्य संबंधी धारणा। राज्य संबंधी धारणा क्या है? सिसरो राज्य को एक कॉमनवेल्थ मानता है, कॉमनवेल्थ मानता है राज्य को। वह कहता है कि राज्य सभी लोगों की सामूहिक संपत्ति है, सामूहिक संपत्ति है सभी लोगों की। सब लोगों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है, सब ने अपनी आवश्यकता के लिए राज्य का निर्माण किया है। जैसा कि वह प्लेटो और अरस्तु की तरह से राज्य को प्राकृतिक नहीं मानता है, वह राज्य को कृत्रिम मानता है। यह राज्य को कृत्रिम मानता है। यह कहता है कि राज्य को व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है, व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। सिसरो कहता है कि कॉमनवेल्थ जो है जनता का संगठन है। कॉमनवेल्थ किसका संगठन है? जनता का संगठन है। और जनता जो होती है वह मनुष्य की कोई भीड़ नहीं होती है जो किसी प्रकार से इकट्ठा कर ली गई हो या किसी प्रकार से एकत्र कर ली गई हो। जनता एकत्रित जनसमूह है जो सामान्य विधि और सामान्य भलाई का उपभोग करने के लिए बंधन में बंधा हुआ है। जनता जो होती है वह एक जनसमूह है जो सामान्य विधि और सामान्य भलाई का पालन करने के लिए इकट्ठा हुई है। तो इसलिए वह कहता है कि राज्य सश्रेष्ठ साझेदारी है, सश्रेष्ठ साझेदारी है, सश्रेष्ठ साझेदारी है, राज्य सश्रेष्ठ साझेदारी है। सिसरो कहता है कि राज्य समस्त नागरिकों की सामान्य संपत्ति है, सामूहिक संपत्ति है।
प्रोफेसर सेबाइन सिसरो के राज्य संबंधी इस परिभाषा से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि सिसरो कहना क्या चाहता है। सेबाइन कहते हैं कि सिसरो के अनुसार राज्य और इसका कानून जनता की सामान्य संपत्ति है, जनता की सामान्य संपत्ति है या सामूहिक संपत्ति है, और इसलिए सत्ता का स्रोत भी लोगों की सामुदायिक शक्ति है। सत्ता का स्रोत क्या होना चाहिए? सत्ता का स्रोत सामुदायिक शक्ति होनी चाहिए, सामुदायिक शक्ति होनी चाहिए। सत्ता का स्रोत भी लोगों की सामुदायिक शक्ति है। राष्ट्र ऐसा आत्म प्रशासित संगठन है जिसके पास आत्मरक्षा के लिए आवश्यक शक्ति है। सेबाइन कहते हैं कि जब राजनीतिक शक्ति का सही और वैधानिक प्रयोग किया जाता है तो यथार्थ में वह लोगों की सशिष्ट या निगमनात्मक शक्ति बन जाती है, सशिष्ट या निगमनात्मक शक्ति बन जाती है। यानी कि वह कहते हैं कि प्रशासक अपनी शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार ही करता है। प्रशासक जो शक्ति का प्रयोग करते हैं वह कानून के अनुसार करते हैं। प्रशासक कानून के अनुसार करते हैं, जैसा कानून होता है वैसा प्रशासक होते हैं। कानून के अनुसार ही प्रशासक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सिसरो कहता है कि कानून मजिस्ट्रेट को शासित करता है और मजिस्ट्रेट जनता पर शासन करते हैं। यह सच्चाई है कि मजिस्ट्रेट बोलता हुआ कानून है और कानून चुप्पी साधे मजिस्ट्रेट है। तो इस तरह से सेबाइन का कहना है कि राज्य और उसका कानून हमेशा प्राकृतिक विधि से शासित होता है। सिसरो कहते हैं, सेबाइन कहते हैं कि सिसरो का यह मानना है कि राज्य और उसका कानून सदैव प्राकृतिक विधि से शासित होता है और प्राकृतिक विधि जो होती है वह मानवीय विधि से परे होती है। यानी कि राज्य मानवीय विधि से परे होती है, यानी कि वो मानवीय शक्ति से ऊंची होती है, मानवीय शक्ति से उच्चतर स्थिति में होती है। सेबाइन कहता है कि राज्य प्रकृति में एक आकस्मिक घटना है। राज्य प्रकृति में एक आकस्मिक घटना है। राज्य प्रकृति में एक आकस्मिक घटना है और उसका औचित्य केवल इसलिए है कि वह न्याय के औचित्य और नियमों को प्रभावशाली बनाती है। तो इस तरह से सेबाइन कहते हैं। सेबाइन महोदय का कहना है, सेबाइन महोदय का कहना है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसका महत्व इस बात में है। सेबाइन कहते हैं कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसका महत्व इस बात में है कि उसने स्टोइक के प्राकृतिक दर्शन के सिद्धांत को या स्टोइक के प्राकृतिक कानूनों के सिद्धांत को वह रूप दिया जिसमें स्वयं उसके काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक समस्त पश्चिमी यूरोप में सार्वभौम रूप से मान्य किया जाता है। सार्वभौम यानी कि उसने जो प्राकृतिक कानून का इस रूप में विश्लेषण किया कि उसके समय से और 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप में, पूरे पश्चिमी यूरोप में वह मान्य रहा। सभी लोग उसके प्राकृतिक कानून से प्रभावित रहें, राज के सिद्धांतों से प्रभावित रहें। जैसा कि अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है, लेकिन यह राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानता। यह क्या कहता है कि राज्य लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों की सामूहिक संपत्ति है, लोगों की सामूहिक संपत्ति है और सामान्य संपत्ति है। लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। इसलिए जो राज्य का कानून है वह समस्त जनता के द्वारा शासित होना चाहिए। यानी कि इस तरह से हम देखते हैं कि सिसरो के राज्य संबंधी विचारों से हमें जनतंत्रीय स्वरूप प्रकट होता है। जनतंत्रीय स्वरूप प्रकट होता है क्योंकि राज्य क्या है? सामूहिक संपत्ति है और सत्ता जो है सामुदायिक शक्ति है। यह सत्ता का प्रयोग जो होना चाहिए वह सबके सहमति से होना चाहिए। और सबकी सहमति किस प्रकार की शासन प्रणाली में मिलती है? जनतंत्री शासन प्रणाली में मिलती है। तो इसीलिए सिसरो जनतंत्र का समर्थन करता है और वहीं वह राजतंत्र का विरोध करता है। विशेष रूप से जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी के द्वारा जब निरंकुश शासन की स्थापना की जाती है तो वह निरंकुश तंत्र का विरोध करता है। और इसी राजनीतिक उथल पुथल में जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है, जिसका दोष सिसरो पर किया जाता है। और अंततः 43 ईसा पूर्व में सिसरो की भी हत्या कर दी जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि सिसरो का संविधान संबंधी वर्गीकरण। सिसरो ने पोलिबियस की तरह से मिश्रित संविधान का प्रतिपादन किया है। यानी कि रोम की शासन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां देखने को मिलती हैं। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, यह तीनों तत्व देखने को मिलता है।
तो रोम की शासन प्रणाली में हम लोकतंत्र के तत्व को भी देख सकते हैं, राजतंत्र को भी देख सकते हैं और जनतंत्री तत्व को भी देख सकते हैं। तो रोम की शासन प्रणालियों में यह रहा है, मिश्रित शासन व्यवस्था रही है और पोलिबियस ने इसका विवेचन किया है और पोलिबियस का प्रभाव सिसरो के ऊपर पड़ा है। पोलिबियस का प्रभाव सिसरो के ऊपर पड़ा है। तो सिसरो इस प्रकार की शासन व्यवस्था का विचार करता है जिसमें कि तीनों शासन व्यवस्थाओं के गुण विद्यमान हों। तीनों शासन व्यवस्थाएं कौन सी हैं? जैसे राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है और जनतंत्र है या प्रजातंत्र है, जनतंत्र है। वह कहता है कि जैसा कि पोलिबियस ने यह कहा है कि उस समय जो रोम में व्यवस्थाएं हुआ करती थी, तो राजतंत्र का प्रतिनिधित्व जो होता था वो काउंसिल में किया जाता था। काउंसिल में किया जाता था। इस काउंसिल के पास युद्ध और शांति के सैनिक अधिकार प्राप्त थे। इस काउंसिल के पास युद्ध और शांति के सैनिक अधिकार प्राप्त थे, यानी कि युद्ध की घोषणा कर सकती थी और सैनिक संबंधी शक्तियां इसके पास होती थी। वहीं कुलीन तंत्र का जो प्रतिनिधित्व होता है वह सीनेट के द्वारा किया जाता था। सीनेट के द्वारा किया जाता था। कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व सीनेट के द्वारा किया जाता था। सीनेट के पास जो होती थी वह वित्तीय शक्ति होती थी, वित्तीय नियंत्रण होता था, वित्तीय शक्ति होती थी। इसके पास युद्ध और शांति संबंधी अधिकार होते थे। तो जैसा कि सिसरो काउंसिल का सदस्य भी था, वह काउंसिल का सदस्य भी रहा है। इसी तरह से लोकतंत्री शासन व्यवस्थाओं का जो प्रतिपादन किया जाता है या जनतंत्री व्यवस्था का प्रतिनिधित्व असेंबली के द्वारा होता है। और यह असेंबली के पास विधि निर्माण के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि नीति निर्धारित करने का अधिकार जो होता है वह किसको प्राप्त होते हैं? वह असेंबली को प्राप्त होते हैं। तो पोलिबियस इस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। सिसरो भी पोलिबियस के ही शासन व्यवस्था के चिंतन को अपनी चिंतन में उतार देता है, यानी कि सिसरो भी मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन करता है कि वह चाहता है कि राज्य में 3 प्रकार की संस्थाएं हो, काउंसिल हो, सीनेट हो, असेंबली हो। यानी काउंसिल में राजतंत्र का प्रतिनिधित्व हो जाता है, सीनेट में कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व हो जाता है, सीनेट में कुछ लोग रहते हैं और असेंबली में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हों और इन्हीं के पास विधि निर्माण के अधिकार प्राप्त हों। यानी कि सबसे ऊंची स्थिति असेंबली को हो, उसके बाद सीनेट को, इसके बाद काउंसिल को हो। इस तरह से शासन के ऊपर जनतंत्र का नियंत्रण हो। तो इस तरह से सिसरो मिश्रित शासन व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। वह राज्यों का वर्गीकरण करता है या संविधान का वर्गीकरण करता है। वह कहता है कि सबसे मोनार्की यानी कि राजतंत्र, मोनार्की को क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं मोनार्की को। सिसरो कहता है कि मोनार्की जो होती है उसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, यानी कि राजतंत्र में एक व्यक्ति का शासन होता है और यह राजतंत्र तभी तक राजतंत्र रहता है जब तक वह जनहित में शासन करता रहता है, लोकहित में शासन करता रहता है। और जब वह लोकहित से उसका उद्देश्य परहित हो जाए, लोकहित से उसका उद्देश्य स्वहित हो जाए, यानी कि जब वह स्वहित में शासन करने लगे तो वह टायरेनी में बदल जाता है, टायरेनी में बदल जाता है, यानी कि निरंकुश तंत्र में बदल जाता है, निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। वह कहता है कि निरंकुश तंत्र जो है यह सदैव स्थायी नहीं रहता है। निरंकुश तंत्र में भी क्रांतियां होती हैं या परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है और निरंकुश तंत्र जो होता है वह एरिस्टोक्रेसी में बदल जाता है या ओलिगार्की कहते हैं, ओलिगार्की में बदल जाता है। ओलिगार्की जिसको हम कुलीन तंत्र या आतताई तंत्र कहते हैं, आतताई तंत्र में बदल जाता है। और यह जो आतताई तंत्र होता है यह फिर डेमोक्रेसी में बदल जाता है। आतताई ओलिगार्की जो होता है यह डेमोक्रेसी में बदल जाता है, डेमोक्रेसी में बदल जाता है और डेमोक्रेसी फिर है। और ओलिगार्की यानी कि जो कुलीन तंत्र होती है, कुलीन तंत्र, यह कुलीन तंत्र किस में बदल जाती है? जनतंत्र में बदल जाती है। और जनतंत्र किस में बदल जाता है? यह भीड़ तंत्र में बदल जाता है, भीड़ तंत्र में बदल जाता है। और फिर भीड़ तंत्र जो है वह राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से शासन व्यवस्थाओं का चक्र चलता रहता है।
परिवर्तन चलता रहता है। यानी कि सिसरो ने वही शासन के वर्गीकरण के संबंध में वही विचार अपनाए हैं जो पोलिबियस ने और अरस्तु ने और प्लेटो ने अपनाए हैं। तो पोलिबियस के अनुसार एक शासन प्रणाली के भ्रष्ट होने पर और उसके स्थान पर दूसरी शासन प्रणाली के स्थापित हो जाने का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। पोलिबियस कहता है कि एक शासन के भ्रष्ट होने पर उसके स्थान पर दूसरी शासन प्रणाली स्थापित होती है और यह क्रम चलता रहता है। यही इसी का प्रतिपादन सिसरो भी करता है। तो इस तरह से सिसरो ने जो कानून संबंधी विचार दिए हैं, और समानता संबंधी विचार दिए हैं, न्याय संबंधी विचार दिए, राज्य के संबंध में विचार दिया, सरकार के संबंध में विचार दिया, तो ये सारे विचारों का प्रतिपादन उसने प्लेटो, अरस्तु, पोलिबियस, स्टोइक दर्शन से प्रभावित होकर किया है। इसकी तीन रचनाएं हैं। एक डी रिपब्लिका है, दूसरा डी लेजिबस है, तीसरा डी ऑफिसस है, जिसको मैं अभी बता चुका हूँ। तो सिसरो उस समय रोमन युग का महान विचारक था, यानी कि उस समय का महान विचारक था। उसने जो चिंतन दिया वह चिंतन लंबे समय से, यानी कि 106 ईस्वी से 106 यानी कि 106 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं शताब्दी तक, मध्य युग से होते हुए 19वीं शताब्दी तक लोगों को प्रभावित करता रहा। प्राकृतिक कानूनों की धारणा सबसे उसकी श्रेष्ठ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिसरो के संबंध में संपूर्ण चिंतन से आपको अवगत कराया, संपूर्ण चिंतन को मैंने बताया। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, या मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।